हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, सबसे पहले मैं बता दूं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ 40 प्रश्न। वो 40 प्रश्न जिस प्रकार के प्रश्न आपके स्क्रीनिंग के एग्जाम में आ सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि यही प्रश्न आएगा, यही आएगा, नहीं। लेकिन उस प्रश्न से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें आपको एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगे। हो सकता है उसके ऑप्शन से रिलेटेड कुछ हेल्प करे या वो क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ हेल्प करे, लेकिन ये वीडियो हेल्पफुल जरूर होगा, इतना मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ। और इसमें जो मैंने क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं वो आपका जो लेक्चरर स्क्रीनिंग का फर्स्ट पेपर है, यानी कि जो खंड 1 है शिक्षण अभिरुचि वाला, उसमें जो भी सिलेबस है आपका, भारतीय शिक्षा व्यवस्था है, कंप्यूटर शिक्षा है, शिक्षा तकनीकी है, कक्षा अनुशासन है, या सर्व शिक्षा अभियान है, या आयोग है, ऑल टोटल मैंने उस सारे ही सिलेबस को इन 40 प्रश्नों में इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न, विद्यालय में छात्र अनुपस्थिति की अधिकता किसे प्रभावित कर सकती है। विद्यालय में नहीं, स्कूल में बच्चा अब्सेंट है, बहुत ज्यादा, एक दिन की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा बच्चा स्कूल में एब्सेंट रह रहा है, तो वो सबसे ज्यादा किस पे प्रभाव डालेगी। छात्र के भविष्य पे, जी हाँ जरूर डालेगी। अभिभावकों पे, हाँ। शिक्षक पे, जी हाँ, शिक्षक भी सोचने में मजबूर हो गए कि आखिर क्यों, कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या मेरे पढ़ाने में कोई दिक्कत है या क्या है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे उपरोक्त सभी, कि एक छात्र की अनुपस्थिति सभी को ही प्रभावित करती है। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कोठारी आयोग की सिफारिश के अनुसार कितने वर्षों की शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य बनाने का सुझाव दिया गया था। तो थोड़ा सा कोठारी आयोग के बारे में समझते हैं। देखो, कोठारी आयोग एक ऐसा आयोग था जो शिक्षा के साथ व्यापक संदर्भ के साथ पहला आयोग था। और ये आयोग के जो अध्यक्ष थे वो श्री दौलत सिंह कोठारी थे। एंड इस आयोग की स्थापना हुई थी 1964 में। एंड 1966 में इस आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट है वो भारत सरकार को सौंपी थी। और इसकी मेन रिकमेंडेशन थी, एक तो त्रिभाषा सूत्र, और सेकंड आपका जो 10+2+3 वाला जो फॉर्मूला है वो। और एक चीज और, कोठारी आयोग ने जो है वो भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में जो आई थी उसकी सिफारिश भी की थी। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कितने सालों की शिक्षा को उसने सभी के लिए, मतलब सभी के लिए अनिवार्य, कम से कम इतने साल की शिक्षा तो सभी को लेनी ही चाहिए, ये बोला था। 5 साल की, 7 साल की, 10 साल की, या फिर 12 वर्ष की। तो कोठारी आयोग ने 10 वर्ष की शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य माना था। क्वेश्चन, विद्यालय में अनुपस्थित रहने के कारण छात्र किन अवसरों से वंचित रह सकते हैं। छात्र अनुपस्थिति करके एक आपके उसमें टॉपिक है, आप अगर अपना सिलेबस देखेंगे तो वहां से मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं। परीक्षा और अभ्यास से, जी हाँ। खेल और मनोरंजन से, या फिर सभी, या फिर सामाजिक गतिविधियों से। तो अनुपस्थित रहने से बच्चा तीनों ही चीजों से जो है वंचित रह सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही है। कोठारी आयोग ने शिक्षक प्रशिक्षण के लिए, यानी टीचर्स की एजुकेशन के लिए, टीचर्स के प्रशिक्षण के लिए किस प्रकार की संस्था स्थापित करने की सिफारिश की। केंद्रीय विद्यालय, या राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, उच्च शिक्षा परिषद, या फिर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान को खोलने की सिफारिश थी। कि एक ऐसा संस्थान हो जहाँ पे टीचर्स की भी ट्रेनिंग हो, जिसकी वजह से क्या हो कि एक कुशल और प्रशिक्षक शिक्षक बच्चों को मिल सके और उनकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आए। निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षक केंद्रित शिक्षण का उदाहरण है। टीचर सेंटर्ड, जैसे टीचिंग मेथड्स जो होते हैं, कुछ होते हैं उसमें चाइल्ड सेंटर्ड, कुछ होते हैं टीचर सेंटर्ड, और कुछ बोथ होते हैं, यानी कि दोनों, चाइल्ड भी है एंड टीचर भी है। तो यहाँ पे हमसे शिक्षक केंद्रित टीचर सेंटर्ड मेथड के बारे में पूछा है। तो व्याख्यान, समूह चर्चा, प्रयोगात्मक, या फिर परियोजना विधि। तो समूह चर्चा, प्रयोगात्मक, परियोजना, ये तीनों ही विधि आपकी कैसी हैं, ये तीनों ही विधि चाइल्ड सेंटर्ड विधि है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्याख्यान विधि, जिसमें क्या होता है, टीचर ही एक्टिव होता है एंड बच्चा एक पैसिव लिसनर की तरह सुनते रहता है। तो व्याख्यान विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि छात्रों में आत्मनिर्भरता और समस्या समाधान कौशल का विकास करती है। आत्मनिर्भर भी बनता है बच्चा और समाधान
भी खोज, अनुदेशन विधि, परियोजना विधि, प्रश्नोत्तर विधि या फिर खेल विधि, सभी जो है जैसे कि ये है परियोजना विधि है, प्रश्नोत्तरी विधि है, खेल विधि है, सब में बच्चा पार्टिसिपेट तो करता है, लेकिन बच्चे का सेल्फ जो कॉन्फिडेंस आता है वो कैसे आएगा, परियोजना विधि से आएगा। और समस्या समाधान, वो एक प्रोजेक्ट उसको दिया जाएगा, वो उस पर काम करेगा कि हाँ इस पे क्या है, हाइपोथेसिस बनाएगा, फिर सोचेगा, उससे क्या होगा, वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और उसमें कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परियोजना विधि। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल छात्रों की स्वशिक्षण क्षमता को बढ़ावा देने में सहायक है। स्वशिक्षण क्षमता मतलब जिसमें खुद से बच्चा, मतलब खुद स्वशिक्षण मतलब खुद भी वो पढ़ भी रहा है और खुद टीच भी कर रहा है, खुद तो खुद पढ़ा भी रहा है, मतलब वो सीख भी रहा है। निर्देशन कौशल, समस्या समाधान, अनुशासन कौशल या फिर संगठन कौशल। तो इसका सही आंसर, सटीक आंसर जो यहाँ पे बैठता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, समस्या समाधान कौशल। क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसको कि मुदालिर आयोग भी कहा जाता है, उसका सबसे महत्वपूर्ण सुझाव क्या था। शिक्षा के लिए उच्च बजट आवंटन या भारतीय भाषाओं का प्रचार, स्कूल में विज्ञान और गणित की शिक्षा को बढ़ावा देना, इस शिक्षा के माध्यम में अंग्रेजी का विस्तार, ऐसा तो नहीं बोला गया था और ये भी नहीं। तो इसमें जो सटीक आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कि स्कूलों में विज्ञान और गणित की शिक्षा को बढ़ावा देना। माध्यमिक शिक्षा ने इस पे काफी कुछ बोला था कि विज्ञान और गणित को स्कूलों में पढ़ाया जाए। तो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन, प्रभावी शिक्षण के लिए समय प्रबंधन का क्या महत्व है। छात्रों को परेशान करने के लिए नहीं, ये तो नेगेटिव है। सभी विषयों को संतुलित रूप से पढ़ाने के लिए, हाँ ठीक है। समय को कम करने के लिए या फिर केवल गृह कार्य देने के लिए। तो सही आंसर हमारे यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी विषयों को संतुलित रूप से पढ़ाने के लिए। राधाकृष्णन आयोग के अनुसार भारत में किस प्रकार की शिक्षा नीति होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू राधाकृष्णन आयोग, सभी के लिए समान और मुफ्त शिक्षा, ठीक है, या फिर केवल उच्च जातियों के लिए शिक्षा, ऐसा तो नहीं बोला था। नेक्स्ट है शैक्षिक और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने वाली शिक्षा, या फिर नेक्स्ट शिक्षा का निजीकरण। तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है, और सभी के लिए समान और मुफ्त शिक्षा, ये भी गलत है। तो यहाँ पे जो शिक्षा नीति सही ऑप्शन जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो क्या क्या है, शैक्षिक और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने वाली शिक्षा हो, जिससे बच्चा क्या हो, एक कुशल नागरिक बन सके। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा के समावेशी दृष्टिकोण की बात हो रही है, जिसमें सारे बच्चों का समावेश हो, उस समावेशी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार के कदम उठाए गए थे। गरीब बच्चों के लिए विशेष स्कूलों का निर्माण, या फिर मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए विशेष शैक्षिक सुविधाएं, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खोले गए थे, या फिर शिक्षा की भाषा को ही बदल दिया था। नहीं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए विशेष शैक्षिक सुविधाएं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। राधाकृष्णन आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालयों के संबंध में कौन सा सुझाव दिया था। तो राधाकृष्णन आयोग तो है उच्च शिक्षा के लिए ही इसको स्पेशली बनाया गया था। तो कौन सा इसने सुझाव दिया था कि विश्वविद्यालयों को अधिक स्वायत्तता मिलनी चाहिए, यानी कि वो ऑटोनॉमस बॉडी बन जाए, अधिक उनको स्वतंत्रता मिले अपने काम करने के लिए, या फिर जो कॉलेजेस हैं उनको सरकार के अधीन काम करना चाहिए, या सारे ही जो विश्वविद्यालय हैं एक जैसा पाठ्यक्रम अपनाएं, या फिर विश्वविद्यालय के कामकाज को जो प्राइवेट कंपनी है वो संचालित करें। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कि विश्वविद्यालयों को अधिक स्वायत्तता मिलनी चाहिए, जिससे वे अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकें। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यूजीसी के तहत, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के तहत, अच्छा एक क्वेश्चन कि यूजीसी का गठन कब हुआ था, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसको कमेंट्स में आप लोग रिप्लाई कर देना, ठीक है। और यूजीसी के तत्कालीन अध्यक्ष कौन है वो भी, और यूजीसी के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो कौन थे। ये 3 क्वेश्चंस आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा। और साथ ही साथ आपके टोटल 40 मार्क्स में से कितने आपके मार्क्स आए हैं, आपका क्या स्कोर रहा है, ये भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन पे आते हैं। यूजीसी के तहत एनआईआरएफ यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क का क्या उद्देश्य है। विश्वविद्यालयों के शोध कार्य में सहायता देना, या फिर शिक्षा की गुणवत्ता के मूल्यांकन और रैंकिंग, छात्रवृत्तियों का वितरण करना, या फिर विश्वविद्यालयों की बुनियादी सुविधाओं का मूल्यांकन करना। तो एनआईआरएफ का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन और रैंकिंग। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर।
सर्व शिक्षा अभियान के तहत कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था ताकि स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ सके, क्योंकि मेन जो मोटिव यही था इनका कि एलिमेंट्री एजुकेशन में सबसे पहले तो बच्चों को लाया जाए, फिर उसके बाद बच्चों को रिटेन करके रखा जाए। तो कौन सा इसमें सही आंसर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्कूल प्रवेश अभियान। ये अभियान एसएससी के तहत चलाया गया था। टीएलएम से लिया गया, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री जिसको बोलते हैं। टीएलएम में इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड किसे बढ़ावा देता है? इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड का उपयोग किसे बढ़ावा देता है? शिक्षक की तैयारी को, ठीक है। छात्रों की भागीदारी और इंटरेक्टिव लर्निंग को, ये भी ठीक है। छात्रों के मूल्यांकन को तेज करना, ठीक है। पाठ्यक्रम के डिजाइन को प्रभावित करना, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे बेस्ट जो आंसर लग रहा है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कि छात्रों की भागीदारी और इंटरेक्टिव लर्निंग, इसी के लिए इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड को तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मॉडल मॉडल या मॉक के रूप में शिक्षण सीखने की सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? नहीं बच्चे, मतलब ये क्वेश्चन का ये मतलब है कि मॉडल आपने बच्चे को दिखा दिया, आपने बच्चे को ग्लोब दिखा दिया, तो वो ग्लोब को जो दिखाया है बच्चे को, उसको दिखाने का आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों आप वो ग्लोब दिखा के बच्चे को सिखा रहे हैं? बोल के भी तो सिखा सकते हैं, लेकिन आप ग्लोब दिखा के बच्चे को क्यों सिखा रहे हैं? क्यों? ताकि छात्रों को सही और सटीक जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। छात्रों के व्यवहारिक अनुभव और ज्ञान में सुधार लाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों को चित्रों के माध्यम से जानकारी देना, ये ऑप्शन भी ओके। छात्रों के मनोबल को बढ़ाना, ठीक है। सभी ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, की छात्रों के व्यवहारिक अनुभव और ज्ञान में सुधार लाना। व्यवहारिकता में के जो अनुभव होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं, बच्चा बहुत जल्दी रिटेन करता है, बहुत जल्दी सीखता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान का क्या उद्देश्य था? केवल प्राथमिक शिक्षा में सुधार, नहीं। सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार सुनिश्चित करना, ठीक है। उच्च शिक्षा में सुधार, नो। केवल ग्रामीण, नहीं। केवल ग्रामीण में तो नहीं था, ग्रामीण उसमें इंक्लूडेड था, लेकिन केवल ग्रामीण नहीं था, सभी के लिए था। तो ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन, यूजीसी के अंतर्गत कौन सी योजना विशेष रूप से उच्च शिक्षा में सुधार के लिए बनाई गई थी? राष्ट्रीय शैक्षिक नीति या विश्वविद्यालय विकास योजना, डेवलपमेंट प्लान, स्वच्छ भारत अभियान या स्वदेश शिक्षा नीति? तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय विकास योजना, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट प्लान। शिक्षण सीखने की सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री में किस प्रकार की सामग्री सम्मिलित की जाती है? केवल प्रिंटेड सामग्री या डिजिटल, या फिर केवल शैक्षिक वीडियो और चित्र, या फिर ये सभी प्रकार की सामग्री जिसके प्रिंटेड भी, डिजिटल भी और शैक्षिक वीडियो भी? तो इसमें सभी प्रकार की सामग्री, जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर है। दृश्य भी सिखा सकते हैं, प्रिंट भी सिखाते हैं, डिजिटल भी सिखा सकते हैं, कोई मॉडल भी ले जाते हैं, सब कुछ ऑल टोटल जो है वो टीएलएम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गवर्नेंस के अंतर्गत आधार का क्या उद्देश्य है? ई गवर्नेंस, अच्छा ई गवर्नेंस में ई का क्या मीनिंग है? ई क्या है? कमेंट करना आप लोग। ऑप्शन है इसमें, आधार का की सरकारी योजनाओं का प्रसार करना, ठीक है। प्रत्येक नागरिक की पहचान को डिजिटल रूप में प्रमाणित करना, या फिर इंटरनेट सेवाएं जो मुफ्त में उपलब्ध करवाना, या नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना? तो इसका सही आंसर क्या है? ये तो सबको आता होगा। ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक नागरिक की पहचान को डिजिटल रूप में प्रमाणित करना। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अंतर्गत कौन सी परियोजना शुरू की गई थी ताकि छात्रों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाया जा सके? ई गवर्नेंस योजना, डिजिटल शिक्षा पहल, या स्वच्छ भारत अभियान, या ज्ञान नेटवर्क योजना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल शिक्षा पहल। तो डिजिटल शिक्षा पहल की स्टार्ट की थी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने, ताकि जो बच्चों हैं, मतलब जो छात्र हैं, उनको डिजिटली शिक्षा मिल सके। और जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, थोड़ा सा बताती हूँ, 2005 में ये आया था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो सैम पित्रोदा थे। मतलब ज्ञान को सबके लिए किस तरीके से सुलभ कराया जाए, जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी से कैसे बच्चों को जोड़ा जाए, कैसे टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार करके उसको शिक्षा में इंक्लूड किया जाए, ये मेनली राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का फोकस था। नेक्स्ट है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? सरकारी कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाना, ना। प्रत्येक नागरिक को डिजिटल साक्षर बनाना, ठीक है। नेक्स्ट, केवल सरकारी, ना। केवल सरकारी में कैसे होगा? निजी कंपनियों को ई गवर्नेंस प्रदान करना, नो। तो डिजिटल इंडिया जो है इसका मेन फोकस है प्रत्येक नागरिक को डिजिटल साक्षर बनाना।
ई गवर्नेंस को लागू करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है? ई गवर्नेंस लागू तो कर दिया कि ठीक है, सब कुछ जो है इलेक्ट्रॉनिक के मीडियम से हो जाए, शैक्षिक तकनीक से जोड़ दिया जाए, सबको घर घर में सुविधा पहुंचाए, सीएससी सेंटर खोल दो, डिजिटल इंडिया खोल दो, पहल खोल दो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसको सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सही तकनीकी उपकरण की उपलब्धता, ठीक है, नागरिकों की कम डिजिटल साक्षरता या सरकारी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना, इंटरनेट स्पीड में सुधार लाना, सभी इसकी चुनौती हो सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ पे वो है नागरिकों को कम डिजिटल साक्षरता। अभी भी जैसे हम बात करें गूगल पे की, अगर हम बात करते हैं तो जो हमारी वाली जनरेशन है या आने वाली जनरेशन है वो सब लोग तो चला लेते हैं, लेकिन जो हमारे मम्मी लोग हैं उसमें कुछ तो चलाते हैं। लेकिन एक अभी एक समूह अभी भी ऐसा है जो अपने फोन में रिचार्ज की बात करती है, छोटी सी बात है, वो रिचार्ज करवाने के लिए भी कहाँ जाता है? वो दुकानों में जाता है। और जैसे छोटी मोटी चीजें हैं उसके लिए वो सीएससी सेंटर। तो ये डिजिटल जो कम साक्षरता है या फिर अभी भी वो पुराने ही ढर्रे पे चल रहे हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है ई गवर्नेंस को लागू करने में। मूल्य शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन, ये भी आपके उसमें एक टॉपिक है। इसका क्या उद्देश्य है? वैल्यू एजुकेशन का क्या उद्देश्य है? विद्यार्थियों में शैक्षिक कौशल नहीं, शैक्षिक कौशल तो विकसित तो वैसे ही हो रहे हैं। मूल्य शिक्षा में क्या? मूल्य शिक्षा का मेन उद्देश्य है यहाँ पे ऑप्शन ये जो ये वाला है, छात्रों में नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। और ऑप्शन क्या है? केवल छात्रों के खेल गतिविधियों नहीं, हाँ, खेल गतिविधियों के द्वारा उनको मॉरल एजुकेशन दी जा सकती है, लेकिन केवल खेल गतिविधियों को आयोजित करना ये नहीं होगा। छात्रों को अच्छे अंक नहीं है, अच्छे अंक प्राप्त करने में तो इसका कोई मतलब नहीं। जो सही यहाँ पे ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों में नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को विकसित करना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने ज्ञान के लोकतंत्रीकरण के संदर्भ में क्या सुझाव दिया था? कि सभी सरकारी कार्यालयों में इंटरनेट कनेक्टिविटी अनिवार्य कर दी जाए, या फिर ज्ञान और सूचना तक सभी नागरिकों की पहुंच को सुनिश्चित करें, शैक्षिक संस्थाओं में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली लागू किया जाए, शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का क्या था मेन ऑब्जेक्टिव? उन्होंने ये सुझाव दिया था कि ज्ञान और सूचना को सभी नागरिकों की पहुंच सुनिश्चित करना, यानी ज्ञान और सूचना और ज्ञान को इस तरीके से उसका प्रचार प्रसार किया जाए कि वह सभी नागरिकों तक पहुंच जाए। किस प्रकार का संवाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होता है? व्यक्ति से व्यक्ति, जी हाँ। व्यक्ति से समूह, हाँ। समूह से समूह, जी हाँ। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्या एक व्यक्ति से भी बात कर सकता है, व्यक्ति है जैसे मैं हूँ, अभी समूह, इसको एक प्रकार का संवाद ही समझ लो। 5 बच्चों ने देख लिया, वो भी तो एक समूह है। समूह से समूह, एक ग्रुप है, वो इधर बैठ के बात कर रहे हैं, दूसरे ऑनलाइन बात कर रहे हैं, तो सभी इसमें आंसर सही। संवाद में कम्युनिकेशन की बात हो रही है। शब्दों की अस्पष्टता किसका उदाहरण है? शारीरिक अवरोध का, भाषाई अवरोध का, मनोवैज्ञानिक अवरोध या फिर तकनीकी अवरोध? तो ये जो ऑप्शन होगा ये भाषाई अवरोध होना चाहिए। शब्दों की अस्पष्टता भाषाई अवरोध का उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में उपयोग किए जाने वाले स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का क्या नाम है? वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है या फिर एमएस है? तो एक्सेल जो होता है वो इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, एमएस एक्सेल। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? डेटा को स्टोर करना या कंप्यूटर के संसाधनों को प्रबंधित करना, सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना या इंटरनेट से कनेक्ट करना? जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कंप्यूटर के जो संसाधन है उनको प्रबंधित करना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन, भारत में मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, अच्छा, विद्यालयों में नामांकन दर बढ़ाना, मुफ्त भोजन प्रदान करना या फिर शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार लाना? तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था ना, ये था कि नामांकन दर को बढ़ाया जाए, कि इसी बहाने से, इसी मतलब कह सकते हैं एक लालच कह सकते हैं उन बच्चों के लिए जहाँ खाना की थोड़ी कमी है, कुछ वो है, तो वहाँ बच्चे एटलीस्ट नामांकन तो मिल जाए, बच्चों को एडमिशन तो मिल जाए। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किस कक्षा के छात्रों के लिए व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू करने की सिफारिश की गई है? क्लास 5th, कक्षा 6, 8 या 10? तो हम सभी जानते हैं कि जो
नई शिक्षा नीति है उसके अकॉर्डिंग क्लास 6 का जो बच्चा है वो कोडिंग सीखेगा, व्यावसायिक वोकल जो भी उसको उसका इंटरेस्ट है वो उसके अकॉर्डिंग अपनी व्यावसायिक शिक्षा को आगे बढ़ाएगा, ये हम कह सकते हैं। तो अब कक्षा 6 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों को माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है? मिड डे मील योजना, सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना या राष्ट्रीय शिक्षा साक्षरता मिशन? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्र के लड़कियां हैं या छात्राएं हैं उनको माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। इसमें इसके अलावा जो माइनॉरिटीज वाले बच्चे हैं छात्राएं हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है। अब भारतीय शिक्षा में ICDS एकीकृत बाल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा के लिए फंडिंग या फिर 0 से 6 वर्ष के बच्चों को पोषण और पूर्व प्राथमिक शिक्षा का सुधार या सभी के लिए मुफ्त शिक्षा? जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कि 0 से मतलब 6 साल से कम जो बच्चे हैं उनका पूर्व प्राथमिक शिक्षा और उनके पोषण की व्यवस्था करना ICDS का मेन एम है। किस योजना के तहत NCERT स्कूलों में शैक्षिक गुणवत्ता सुधारने के लिए कार्य करता है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत, SSA सर्व शिक्षा अभियान या रमसा के तहत या समग्र शिक्षा अभियान के तहत? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो NCERT है वो स्कूलों में एजुकेशन की क्वालिटी पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक योजना में लक्ष्य निर्धारण टारगेट सेटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपलब्ध संसाधनों का विश्लेषण करना, शिक्षा के बजट का प्रबंधन, विशिष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए उद्देश्यों की स्थापना या सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना? तो जो लक्ष्य निर्धारण है उसका मेन उद्देश्य है विशिष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए उद्देश्यों की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे यहाँ पे वो सही आंसर है। क्वेश्चन, शैक्षिक योजना में मानव संसाधन का क्या अर्थ है? एजुकेशनल प्लानिंग करके आपको उसमें एक टॉपिक है उससे ये क्वेश्चन लिया गया। वित्तीय संसाधन, भौतिक संसाधन या शिक्षक, छात्र और अन्य शैक्षिक कार्यकर्ता? तो मानव संसाधन का शैक्षिक योजना में जो मीनिंग है वो है शिक्षक, छात्र और अन्य शैक्षिक कार्यकर्ता। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण परीक्षा कौन सी है? कैट, नेट, NTSE या JEE? तो यह है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा इसको कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन है, शिक्षा योजना के निर्माण में किस कारक का सबसे अधिक महत्व है? एजुकेशनल प्लानिंग में सामाजिक और आर्थिक आवश्यकता, तकनीकी आवश्यकता, शिक्षा का निजीकरण या फिर सरकारी नियमों का पालन? तो प्लानिंग में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो क्या है? सामाजिक और आर्थिक आवश्यकता। क्वेश्चन है, RTE राइट टू एजुकेशन अधिनियम के तहत किसे स्कूल प्रबंधन समिति जो SMC है उसमें शामिल किया जाना आवश्यक है? केवल शिक्षकों को, छात्रों को, माता पिता और शिक्षकों या स्कूल के प्रधानाध्यापकों को? तो SMC में माता पिता और शिक्षक तीनों ही जो है उसके मेंबर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो ये थे आपके आज के 40 क्वेश्चन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और आपके कितने मार्क्स आए, टोटल आपका कितना स्कोर हुआ आउट ऑफ 40, प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।